हेलो एवरीवन, माय नेम इज़ भरत त्यागी, फैकल्टी ऑफ फिजिक्स पीपी स्वामी सेंटर फॉर एक्सलेंस। सो लास्ट टॉपिक के बाद न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में नेक्स्ट टॉपिक है लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। लॉज ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन, तो बेसिकली इसमें काइनेटिक फ्रिक्शन की जो प्रॉपर्टीज़ हम ऑलरेडी जानते हैं उनको पॉइंट्स वाइज बताना है। फर्स्ट प्रॉपर्टी, काइनेटिक फ्रिक्शन इज़ प्रपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, ऑलरेडी जानते हैं हम। और जब इसको प्रोपोर्शनलिटी को हटाते हैं तो कांस्टेंट आता है, दैट कांस्टेंट इज कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। सेकंड प्रॉपर्टी, काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। काइनेटिक फ्रिक्शन डज नॉट डिपेंड ऑन सरफेस एरिया। थर्ड प्रॉपर्टी या थर्ड लॉ, kinetic friction is independent of speed. Independent of speed. Next, दूसरा है laws of limiting friction. Limiting friction. First, वही सेम, लिमिटिंग फ्रिक्शन इज़ प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल रिएक्शन, एंड यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा उसको हम कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। सेकंड लॉ, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन, डायरेक्शन ऑफ लिमिटिंग फ्रिक्शन इज अपोजिट टू द डायरेक्शन, अपोजिट टू द direction in which the body is trying to move. Body is trying to move. Third law, same way, it is independent of surface area. Independent of area that is in contact. Fourth, limiting friction between any two surfaces depends on the nature of material, the nature of surfaces. Okay, next, types of kinetic friction. Kinetic friction का दूसरा नाम होता है डायनेमिक फ्रिक्शन, तो उस नाम से भी क्वेश्चन आ सकता है। ये दो हैं, स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन। स्लाइडिंग फ्रिक्शन एंड रोलिंग फ्रिक्शन, एंड दोनों सेम है, दोनों मतलब ऑब्वियस है। स्लाइडिंग में एक बॉडी दूसरी बॉडी पर रोल करती है, स्लाइड करती है, और रोलिंग फ्रिक्शन में बॉडी रोल करती है। इसमें जो इम्पॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चीज़ है वो ये है कि रोलिंग फ्रिक्शन के केस में रोलिंग फ्रिक्शन इज़ लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन, कंसिडरेबली लेसर देन स्लाइडिंग फ्रिक्शन. That is why wheels are so important, and rolling a body is very easier than sliding it out on surface. Okay, so इसका रीज़न जो है उसको थोड़ा मैं ब्रीफ में समझा देता हूँ. जब भी हम किसी बॉडी को रोल करते हैं किसी सरफेस पर, तो जो बॉडी है वो सरफेस के ऊपर एक छोटा सा वर्ज बनाती है, इस टाइप का छोटी सी वैली बनाती है. और इस वैली में जो लोएस्ट पॉइंट है, ये डिप्रेशन बोलेंगे इस वैली को, और इसमें एक लोएस्ट पॉइंट होता है सरफेस का L, और ये बाकी हाईएस्ट पॉइंट दोनों साइड M और N. अब ये जो बॉडी है अगर ये आगे की तरफ मूव कर रही है, यानी इस डायरेक्शन में मोशन है, तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बिटवीन N एंड L वो रिमूव होंगे और इसको ऊपर जाना पड़ेगा. L से M की तरफ इसको ऊपर चढ़ना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसे फ्रिक्शन फील होगा.
यानी माउंट करने की वजह से फ्रिक्शन फील होगा। अब इसमें फ्रिक्शन कम क्यों होता है, उसका रीज़न क्या है? जो ये बॉटम पॉइंट है, लोएस्ट पॉइंट है, ये रिलेटिव टू सरफेस मूव नहीं कर रहा किसी भी पॉइंट पर। रिलेटिव टू सरफेस ये रेस्ट में है, और क्योंकि ये पॉइंट रेस्ट में है जबकि बाकी सेंटर ऑफ मास जो है वो आगे की तरफ मूव कर रहा है, और फ्रिक्शन के लिए रिलेटिव मोशन होना ज़रूरी है बिटवीन सरफेसेस इन कांटेक्ट। तो क्योंकि ये बॉटम मोस्ट पॉइंट विद सरफेस इंस्टेंटली मोमेंटरली मूव नहीं कर रहा है, दिस इज़ वाई द फ्रिक्शन इज़ वेरी लेस। और फिर आइडियली तो इस केस में फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए, लेकिन वो फ्रिक्शन है, बाकी फ्रिक्शन थोड़ा बहुत होता है, और उसका रीज़न ये है कि बॉटम मोस्ट पॉइंट मूव नहीं करता, लेकिन के आसपास के जो पॉइंट्स हैं वो भी सरफेस के साथ कांटेक्ट में होते हैं, और वो थोड़ी उनके बीच में उनके लिए थोड़ा सा रिलेटिव मोशन होता है। सो अगर आइडियल केस होता तो फ्रिक्शन बिल्कुल नहीं होना चाहिए था, लेकिन प्रैक्टिकली फ्रिक्शन होता है, लेकिन स्लाइडिंग फ्रिक्शन से काफ़ी ज़्यादा कम होता है। फॉर एग्जांपल, द रोलिंग फ्रिक्शन between steel surfaces is 1% of sliding friction between steel surfaces। तो अगर दो स्टील की सरफेस एक दूसरे पे स्लाइड कर रही हैं तो उन पर जो फ्रिक्शन लगेगा उसका 1% होगा जब दो स्टील की बॉडी रोल कर रही होंगी, मतलब एक व्हील होगा स्टील का और एक नीचे सरफेस होगी स्टील की, बिटवीन स्टील सरफेसेस। तो ये स्लाइडिंग फ्रिक्शन और रोलिंग फ्रिक्शन का क्लासिफिकेशन है, और वैसे इस पर क्वेश्चन आते नहीं है, लेकिन फिर भी मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूँ। रोलिंग फ्रिक्शन का फॉर्मूला होता है एफ आर इक्वल्स टू म्यू आर कैपिटल आर डिवाइडेड बाय स्मॉल आर। यहाँ पे एफ आर इज़ रोलिंग फ्रिक्शन, म्यू आर इज़ कोफिशिएंट ऑफ रोलिंग फ्रिक्शन, और कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर इज़ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स, तो इसको एन ही लिख देते हैं। कई बार बुक्स में आर और एन दो अलग सिंबल्स यूज़ करे जाते हैं, तो एन लिख देते हैं इसे। एन इज़ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स एंड स्मॉल आर इज़ द रेडियस। तो ये रोलिंग फ्रिक्शन के बारे में सारी डिटेल्स हैं। इस पर ये इंपॉर्टेंट नहीं है ज़्यादा फॉर्मूला, इस पर क्वेश्चन ज़्यादा बनते नहीं है, तो आप चाहो तो इस फॉर्मूले को छोड़ भी सकते हो। ओके, नेक्स्ट टॉपिक इज़ एंगल ऑफ फ्रिक्शन। सो मैं पहले डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर इसकी डेफिनेशन हम बना लेंगे। एक सरफेस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है, ब्लॉक इज़ ट्राइंग टू मूव ऑन दिस साइड सपोज, तो इस पर जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे की साइड होगा, फ्रिक्शन फोर्स इस साइड लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन ऊपर की तरफ लगता है वेट को बैलेंस करने के लिए। सो फ्रिक्शन फोर्स और नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट फोर्स होता है वो बीच में यहाँ पे कहीं होगा, और इस रिजल्टेंट फोर्स, सपोज मैं इसे आर बोल देता हूँ, के साथ नॉर्मल रिएक्शन फोर्स का जो एंगल बनता है थीटा, उसको हम एंगल ऑफ फ्रिक्शन बोलते हैं। तो इसकी डेफिनेशन यहाँ से हो जाएगी, इट इज़ द एंगल between normal reaction force and the resultant of normal reaction force and frictional force। ये इसकी डेफिनेशन है। यहाँ से इसका फॉर्मूला बनाते हैं। अगर इन फोर्सेस को लोगे आप और टेन थीटा यहाँ से निकालने की कोशिश करो तो टेन थीटा आएगा एफ अपॉन एन, और एफ का फॉर्मूला होता है म्यू इंटू एन। सो एन से एन कैंसिल आउट, टेन थीटा इक्वल्स टू आ गया म्यू, यानी थीटा इज इक्वल्स टू टेन इनवर्स म्यू। ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन का फॉर्मूला है। नेक्स्ट टॉपिक, एक डेफिनेशन आप यहाँ से भी बना सकते हो बेसिकली, इनवर्स टेंजेंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज एंगल ऑफ फ्रिक्शन।
Next topic is angle of repose. Angle of repose or angle of sliding. Angle of sliding. सो इसको पहले मैं डायग्राम से समझा देता हूँ, फिर इसके एंगल की बात करेंगे. सो सपोज़ एक इंक्लाइन पर, कोई एक इंक्लाइन है, उस पर एक ब्लॉक रखा हुआ है. अगर ये इंक्लाइन का जो थीटा एंगल है, अगर उसको हम वेरी कर सकें, तो जब थीटा बहुत छोटा होगा, यानी सपोज़ इंक्लाइन ये इतने एंगल पर है, तो इसके ऊपर जो ब्लॉक रखा होगा वो स्लाइड नहीं करेगा. ठीक है. जब आप एंगल को बढ़ाते जाओगे तब एक पॉइंट ऐसा आएगा जिसके बाद थोड़ा सा भी एंगल बढ़ाने पर ब्लॉक स्लाइड करना स्टार्ट कर देगा. तो वो जो मैक्सिमम एंगल है जो हम इंक्लाइन का ले सकते हैं जिस पे ब्लॉक मूव नहीं करता, दैट एंगल इज़ एंगल ऑफ रिपोज. यानी उससे ज़्यादा एंगल आप लोगे तो ब्लॉक जो है मूव करना स्टार्ट कर देगा. सो ये एंगल ऑफ रिपोज का मीनिंग है. इसकी यहाँ से डेफिनेशन बना लेते हैं हम लोग. एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग angle of repose or sliding is defined as the minimum angle of inclination of a plane with the horizontal required such that a body placed on the plane just about to begin sliding. तो आप अपने अकॉर्डिंग से चेंज भी कर सकते हो डेफिनेशन को. मैंने अपने अकॉर्डिंग की डेफिनेशन बना दी है. इसका मीनिंग मैंने आपको समझा दिया था. और इसके बाद चलो पहले एक और डेफिनेशन इसकी हो सकती है, वो बाद में देखेंगे. पहले हम इसको निकाल के देखते हैं इसकी वैल्यू क्या आएगी. सपोज इस बॉडी का मास है m, तो इस पर वेट लगेगा नीचे की तरफ mg. ये एंगल होगा थीटा, तो ये साइड आएगी mg cos थीटा, ये साइड आएगी mg sin थीटा. और क्योंकि ये नीचे की तरफ आने की कोशिश कर रहा है तो फ्रिक्शन लगेगा इस साइड में और नॉर्मल रिएक्शन लगेगी इस साइड में. सो नॉर्मल रिएक्शन यहाँ से क्लियरली mg cos थीटा के इक्वल है और फ्रिक्शन फोर्स यहाँ से mg sin थीटा के इक्वल होगा. ऑल्सो फ्रिक्शन फोर्स का फॉर्मूला हमें पता है म्यू एन होता है, तो यहाँ से mg sin थीटा इक्वल्स टू आ जाएगा म्यू mg cos थीटा. सो mg से mg कैंसिल आउट, sin थीटा अपॉन cos थीटा tan थीटा इक्वल्स टू म्यू हो गया. और म्यू का फॉर्मूला, सॉरी इसको हम एल्फ़ा ले लेते हैं, थीटा से कन्फ्यूजन हो जाएगा क्योंकि हमने एंगल ऑफ फ्रिक्शन थीटा लिया हुआ है. इसको हम एल्फ़ा ले लेते हैं. सो ये सारे एंगल एल्फ़ा हैं. ओके, तो ये tan अल्फ़ा हो जाएगा. tan अल्फ़ा इक्वल्स टू म्यू आ गया और म्यू इक्वल्स टू होता है tan थीटा, एंगल ऑफ जहाँ पे थीटा है एंगल ऑफ फ्रिक्शन. सो यहाँ से अल्फ़ा इक्वल्स टू थीटा आ जाएगा, विच मीन्स इसकी सेकंड डेफिनेशन क्या हो सकती है, एंगल ऑफ रिपोज और स्लाइडिंग इज इक्वल्स टू एंगल ऑफ फ्रिक्शन. तो ये एंगल ऑफ फ्रिक्शन है. तो बेसिकली एंगल ऑफ फ्रिक्शन वो और एक चीज़ मैंने मैक्सिमम एंगल के टर्म्स में इसकी डेफिनेशन समझाई थी और यहाँ पे मिनिमम एंगल के टर्म में यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी है. दोनों सही हैं. दोबारा बता रहा हूँ, मैक्सिमम मिनिमम कैसे बोल सकते हो आप. मैक्सिमम के केस में क्या बोलोगे, द मैक्सिमम इंक्लिनेशन एंगल अप टू विच द ब्लॉक कैन स्टे इन रेस्ट एट द प्लेन. ये मैक्सिमम के केस में हो जाएगा. मिनिमम के केस में क्या है, मिनिमम के केस में मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ द मिनिमम एंगल फॉर विच द बॉडी इज़ जस्ट अबाउट टू बिगिन स्लाइडिंग. तो मिनिमम के केस में हम ऐसे बोल सकते हैं. दोनों ही करेक्ट हैं डेफिनेशन इसकी. नेक्स्ट टॉपिक, एक्सेलरेशन ऑफ अ बॉडी डाउन अ रफ इंक्लाइन प्लेन.
down a rough inclined plane. ओके, तो बेसिकली यहाँ पे एक इंक्लाइन प्लेन है जिस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है एंड ब्लॉक इज स्लाइडिंग डाउन. तो उसकी स्लाइड डाउन करने की एक्सेलरेशन क्या होगी वो हमें फाइंड आउट करना है. तो पहले की तरह इसका मास अगर m है तो mg वेट इस तरफ, mg cos थीटा फैक्टर इस तरफ आएगा, mg sin थीटा फैक्टर इस साइड, और फ्रिक्शन इस पर लगेगा अपोजिट डायरेक्शन में यानी इस साइड, नॉर्मल डायरेक्शन फोर्स दिस साइड. और क्योंकि ये नीचे की तरफ मूव कर रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ, जिसकी वजह से स्यूडो फोर्स लगेगा इस तरफ ma. सो यहाँ से क्लियरली n इज इक्वल्स टू mg cos थीटा है. सो फ्रिक्शन इक्वल्स टू म्यू n होता है, तो ये हो जाएगा म्यू mg cos थीटा, इक्वेशन नंबर 1. एंड इन पैरेलल टू द प्लेन सरफेसेस के फोर्सेस को अगर बैलेंस करें तो हमारे पास आएगा F प्लस एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा. और हमें यहाँ से A निकालना है, तो एम ए इक्वल्स टू एम जी साइन थीटा माइनस एफ. का फॉर्मूला हमने इक्वेशन नंबर 1 में लगाया हुआ है, तो वहाँ से यहाँ पे प्लेस करते हैं इसे. तो ये आ जाएगा एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी कॉस थीटा. हेंस एम सब में से कॉमन लेके कैंसिल आउट, ए इक्वल्स टू आ गया जी साइन थीटा माइनस म्यू जी कॉस थीटा. ये इस केस की एक्सेलरेशन हो जाएगी. नेक्स्ट, वर्क डन इन मूविंग अ बॉडी ओवर अ रफ inclined surface with uniform velocity. ओके, तो विदाउट एक्सेलरेशन हमें एक बॉडी को मूव कराना है अप टू एन इंक्लाइन. तो ये इंक्लाइन सरफेस पहले की तरह, और थीटा एंगल है सपोज इंक्लाइन का, ब्लॉक रखा हुआ है एम मास का. सो इसके लिए डायग्राम वही सेम होगा. एम जी फॉर वेट इसका, एम जी कॉस थीटा फैक्टर इधर लगेगा, एम जी साइन थीटा फैक्टर इधर लगेगा, और ये ऊपर की तरफ मूव कर रहा है यानी फ्रिक्शन इसमें नीचे की तरफ लगेगा. फ्रिक्शन F हो गया, ये नॉर्मल डायरेक्शन n. तो इसके लिए हमें यहाँ पे फोर्स लगाना पड़ेगा F, और एक्सेलरेशन 0 है क्योंकि ये कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है. तो सपोज इसने s डिस्टेंस कवर करी है, सपोज द डिस्टेंस कवर्ड parallel to inclined plane is s. तो उस केस के लिए वर्क डन हमें निकालना है. वर्क डन अभी तक हमारे चैप्टर में आया नहीं है, लेकिन मैं फॉर्मूला बता देता हूँ. फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट, ये फॉर्मूला होता है वर्क डन का. और यहाँ पे फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक दूसरे के पैरेलल होने चाहिए, कंडीशन ये है. और वो है यहाँ पे हमने डिस्प्लेसमेंट एस जो लिया हुआ है वो इंक्लाइन का लिया हुआ है, और फोर्सेज इंक्लाइन के पैरेलल है. ओके, तो यहाँ से क्लियरली n इज इक्वल्स टू एम जी कॉस थीटा है, हमें क्लियरली पता है. और फ्रिक्शन का फॉर्मूला म्यू n होता है, यानी म्यू एम जी कॉस थीटा हो जाएगा पहले की तरह, इक्वेशन नंबर 1. दूसरा, यहाँ से पैरेलल फोर्सेस को इक्वेट करेंगे तो F इक्वल्स टू आएगा एम जी साइन थीटा प्लस फ्रिक्शन की वैल्यू लगा दो यहाँ पे, तो ये हो जाएगा एम जी साइन थीटा प्लस म्यू एम जी कॉस थीटा. और वर्क डन इक्वल्स टू हो जाएगा फोर्स डॉट एस, यानी एम जी साइन थीटा प्लस म्यू कॉस थीटा इंटू एस. ये इस केस का वर्क डन आ जाएगा. ओके, नेक्स्ट, नेक्स्ट इज वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल. ये एक थियोरेटिकल कंसेप्ट है. वाई फ्रिक्शन इज नेसेसरी इवल. तो इसका मतलब है कि क्यों फ्रिक्शन जो है वो हमारे लिए ज़रूरी भी है, और क्या उससे नुकसान भी जो होते हैं वो भी सारे हमें मेंशन करने हैं. बेसिकली फ्रिक्शन काफ़ी सारे कामों में, वो अगर आइडियली बात करें तो ऑलमोस्ट हर चीज़ जो भी हम करते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से ही होती है. हमें फ्रिक्शन के यहाँ पे एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बताने हैं. तो इसके एडवांटेजेस बहुत ज़्यादा सारे हैं, क्योंकि बेसिकली सारी चीज़ें हम फ्रिक्शन की वजह से करते हैं. बोलने से लेके कहीं भी किसी सरफेस पे कुछ राइड करना, चलना, व्हीकल चलाना, मशीन्स का वर्किंग, गियर का वर्किंग, सारी चीज़ें फ्रिक्शन पर बेस्ड हैं. अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो दुनिया की कोई भी मशीन कुछ भी वर्क नहीं कर पाएगी.
सो इसके एडवांटेजेस ऑब्वियसली बहुत सारे हैं, तो उनमें से कुछ एडवांटेजेस मैं यहाँ पे लिखूँगा. सो वाई फ्रिक्शन इज़ नेसेसरी. पहले इसकी बात करते हैं. फ्रिक्शन एज नेसेसिटी, यानी एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. तो फर्स्ट पॉइंट, कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो. जैसे मैंने बताया, सारी चीज़ें बेसिकली फ्रिक्शन से होती हैं. फॉर वॉकिंग इट इज़ नेसेसरी. फॉर वॉकिंग, बिना फ्रिक्शन के हम वॉक नहीं कर पाएंगे. सिर्फ एक पर्टिकुलर प्लेस पे हम खड़े हो सकते हैं, वॉक नहीं कर पाएंगे. इसी वजह से जब सरफेस पे बहुत ज़्यादा ऑयल अगर बिखरा हो तो उस पर हम स्लाइड कर जाते हैं, गिर पड़ते हैं, क्योंकि फ्रिक्शन वहाँ पे कम हो जाता है ऑयल के होने से. सेकेंड, brakes will not work. Brakes on vehicles will not work without friction. सो ब्रेक्स की वर्किंग भी फ्रिक्शन पर बेस्ड है. अगर फ्रिक्शन नहीं है तो मैंने बेसिकली आपको बता ही दिया था कि कोई भी मशीन वर्क नहीं करेगी. उसके एग्जांपल में ये भी इन्वॉल्व है. नट्स एंड बोल्ट्स वोंट वर्क. Nuts and bolts won't work. Writing on any surface would be impossible. Surface would be impossible. Next, the transfer of motion in machines using belts and pulleys would be impossible. Next, adhesive glues, stickers won't work. Next, cleaning with sandpaper won't work. Sandpaper or cleaning of any kind won't work. Next, vehicles won't work. वो तो शायद मैंने बता ही दिया था. हाँ, vehicles would not be able to move. Next, simple things like matchsticks won't work. Things like matchstick won't work and so on. बहुत सारे एग्जांपल्स इसमें आप डाल सकते हो. फ्रिक्शन से बेसिकली हर चीज़ काम करती है. तो ये तो इसके एडवांटेजेस हो गए. सेकंड पार्ट है वाई फ्रिक्शन एज ईवल. यानी डिसएडवांटेजेस फ्रिक्शन के क्या क्या हैं. तो एडवांटेजेस की कंपैरिजन में वो काफ़ी नॉन सिग्निफिकेंट हैं, फिर भी उनकी बात कर लेते हैं. डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन. फर्स्ट, friction always opposes motion. Friction always opposes motion. That is why extra energy is spent and efficiency goes down. Efficiency of fuel goes down. Second, friction causes wear and tear in machine parts. यानी बेसिकली जो मशीन पार्ट्स होते हैं वो फ्रिक्शन की वजह से काफ़ी घिस जाते हैं, ख़राब हो जाते हैं और उनकी लाइफ कम हो जाती है. मशीन पार्ट्स
decreasing their life. Next, frictional forces produces heat. Friction produces heat, which causes additional damage. And decreases efficiency. ओके, तो हमने दोनों चीज़ें देख ली हैं. फ्रिक्शन ज़रूरी है ऑब्वियस रीजंस की वजह से, और उसके कुछ नुकसान भी हैं. तो हमें अकॉर्डिंगली फ्रिक्शन को चेंज करने की ज़रूरत पड़ सकती है, फ्रिक्शन को बढ़ाने की या कम करने की ज़रूरत पड़ सकती है. तो उनको देखते हैं कि अगर हमें फ्रिक्शन चेंज करना हो तो कैसे करेंगे. फर्स्ट इज़ मेथड्स ऑफ चेंजिंग फ्रिक्शन. इसमें फर्स्ट है ways to reduce friction. Okay, first इसमें by polishing. सरफेस को अगर हम पॉलिश कर दें तो उसमें फ्रिक्शन कम हो जाता है. सेकंड, बाय लुब्रिकेशन लाइक पाउडर एंड ऑयल यूज़ करके भी सरफेस पे फ्रिक्शन कम हो जाता है. जैसे हम जो कैरम बोर्ड होता है वहाँ पे पाउडर यूज़ करते हैं टू डिक्रीज़ द फ्रिक्शन, सो जो उस पर पॉइंटर्स हैं वो आसानी से मूव कर सकें. थर्ड, बाय यूजिंग प्रॉपर मटेरियल्स. सो क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मटेरियल्स पर डिपेंड करता है, नेचर ऑफ मटेरियल पर डिपेंड करता है. तो अगर हम मटेरियल को ठीक से चूज़ करेंगे तो उससे भी हम फ्रिक्शन को कम कर सकते हैं. सो बाय यूजिंग प्रॉपर मटेरियल्स. नेक्स्ट, बाय, ये इम्पॉर्टेंट है लास्ट वाला, बाय कन्वर्टिंग स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन. Like by using ball bearings. तो बॉल बेयरिंग्स बहुत फेमस टाइप की छोटी डिवाइसेस हैं जो कि स्लाइडिंग फ्रिक्शन को रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट करने के काम आती हैं, यानी बेसिकली व्हील के पर्पज़ के लिए काम आती हैं. सो इनको आपने देखा होगा, हर व्हील में ये कनेक्टेड होती हैं. ये स्टील की बनी हुई डिवाइसेस है जिसमें सर्कुलर डिवाइसेस जिनमें छोटी छोटी बॉल्स कनेक्टेड होती हैं ऐसे पोर्शंस में, और ये फिर एक्सिल ऑफ व्हील से इनर सर्कल इसका कनेक्ट होता है. तो ये जो इसका पार्ट है सेंटर वाला, यहाँ पे एक्सिल कनेक्टेड होता है, और बाहर वाले पार्ट से व्हील का अदर पार्ट कनेक्टेड होता है जो कि मूव करता है, और इससे स्लाइडिंग फ्रिक्शन को हम रोलिंग फ्रिक्शन में कन्वर्ट कर सकते हैं. तो अगर ये व्हील जो है वो इस साइड मूव कर रहा है तो जो बॉल्स हैं वो अपोजिट साइड इसके मूव करती हैं. इस टाइप से इसका मोशन होता है, और इस केस में जो व्हील है वो आगे की तरफ जा रहा होगा. व्हील जो है वो आगे की तरफ मोशन कर रहा होगा. मोशन इसका इस तरफ हो रहा है टोटल व्हील का. तो ये तो कुछ मेथड से टू डिक्रीज़ द फ्रिक्शन, जनरली इसकी ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है हमें, लेकिन कुछ सिनेरियोज़ में हमें फ्रिक्शन बढ़ाने की भी ज़रूरत पड़ती है, तो उनको भी देख लेते हैं. सम वेज टू increase friction. First, on a rainy day, the slip by throwing sand on slippery ground or road, friction can be increased. Second, ये इसके कई सारे वर्जन्स हैं. रोड्स पे कई जगह पे या सैंड की जगह पे कुछ और भी डाल सकते हैं, उससे भी ऐसा होता है. सेकंड, सबसे कॉमन मेथड है
by using proper type of materials. प्रॉपर टाइप ऑफ मटेरियल, जैसे मैंने पहले बताया था, मटेरियल्स पर बेसिकली डिपेंड करता है कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन. तो अगर हम प्रॉपर मटेरियल यूज़ करेंगे तो उससे हम फ्रिक्शन को बढ़ा सकते हैं. जैसे कि जो रोड्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं गाड़ियों के, वो जो उनमें महंगे वाले टायर होते हैं उनमें मटेरियल्स ऐसा यूज़ किए जाते हैं जो काफ़ी अच्छा हमें फ्रिक्शन प्रोवाइड कराते हैं. सो एग्जांपल के लिए टायर्स में सिंथेटिक रबर यूज़ करी जाती है. उसका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन हाई होता है, जिससे उसकी ग्रिपिंग अच्छी हो जाती है रोड पर और वो अच्छे से मूव कर पाती है. तो ये इसके मेन मेथड्स हैं टू इंक्रीज़ द फ्रिक्शन. इससे इजीली पूरा फ्रिक्शन का वर्क कर सकता है. ये सारा फ्रिक्शन की थ्योरी थी, कंप्लीट हो गई यहाँ पे. नेक्स्ट टॉपिक